गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल राइम्स एकेडमी फाउंडेशन पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। आपको ये चैप्टर नंबर 2 है जिसको हम लोग आज डील करने जा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है। बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से एक मात्र 8 से 12 नंबर के बीच का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। और इस बहुपद को समझने से पहले हम लोग क्लास 9 में जाएंगे और क्लास 9 से कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे कि ताकि हमारा आगे का बहुपद का चैप्टर बहुत ही आसानी से चल सके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस बहुपद चैप्टर में कि बहुपद में चर मान किसे कहते हैं, चर मान किसे कहते हैं। फिर हम समझेंगे अचर मान किसे कहते हैं, अचर मान किसे कहते हैं। अचर मान के बाद फिर हम लोग समझेंगे पद किसे कहते हैं। पद के बाद समझेंगे व्यंजक किसे कहते हैं और व्यंजक के बाद समझेंगे समीकरण किसे कहते हैं। एक बार अगर जब हम लोग इन बेसिक टर्म को, बेसिक पदों को, बेसिक शब्दावली को अगर समझ लेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये बहुपद चैप्टर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले चर किसे कहते हैं। चलिए तो समझते हैं चर मान किसे कहते हैं। चर मान किसे कहते हैं। अगर चर को समझा जाए तो चर को इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। अगर इस वेरिएबल को देखा जाए ध्यान से तो ये वेरिएबल हमें 2 वर्ड से मिलकर बनता हुआ दिख रहा है। एक वर्ड क्या दिख रहा है, इससे वैरी दिख रहा है, और दूसरा वर्ड क्या दिख रहा है, एबल दिख रहा है। वैरी का मतलब होता है परिवर्तन होना, वैरी मतलब परिवर्तन होना, और एबल का मतलब होता है योग्य, यानी कि वह जो परिवर्तन होने योग्य है, वह जो परिवर्तन होने योग्य है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल, यानी कि चर कहते हैं, चर मान कहते हैं। और हमारे बहुपद चैप्टर में इन चर मान को कुछ प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। और वो प्रतीक कौन कौन से हैं? वो प्रतीक है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के जो अक्षर हैं, चाहे वो XYZ हो, चाहे PQR हो, चाहे ABC हो। ठीक है, इन सब प्रतीकों के माध्यम से, यानी कि XYZ PQR, इन सब प्रतीकों के माध्यम से हम लोग चर मान को दर्शाते हैं। अब समझते हैं अचर मान किसे कहते हैं। अचर मान को इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट क्या होते हैं? ये वे मान होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा स्थिर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? स्थिर। इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है, चाहे कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में इनको लाया जाए, इसका वैल्यू यानी कि इसका मान कभी बदल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे इनके लिए कौन सा क्या जाता है, जैसे कि अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते हुए इनफिनिट तक हम लोग क्या करते हैं, जिन प्रतीकों का यूज करते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, अचर मान कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अचर मान हुआ। आइए अब समझते हैं पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं? जब एक चर और एक अचर को गुणनखंड के माध्यम से गुणा करके एक साथ लाएंगे तो क्या बनता है, हमारा एक पद बनता है। सपोज करिए मेरे पास एक चर है x², मेरे पास एक चर है x² और एक अचर है मेरे पास, मान लीजिए 5, एक अचर है। अब अगर इन दोनों का हम गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 5x², और इस 5x² को हम क्या बोलेंगे, इस 5x² को हम कहेंगे ये पद है। ये क्या है, यह एक पद है। जब एक अचर और एक चर का जब गुणनखंड होगा, जब दोनों का गुणा होगा और गुणा करके एक साथ लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, हमारा वो बनेगा पद। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा चर मान क्या है, x² है, और अचर मान क्या है, 5 है। और जब दोनों का मल्टीप्लाई किए तो हमारे सामने लिखा गया क्या चीज, 5x²।
ये 5x² क्या हमारा एक पद है। तो सर क्या, अगर आप, बड़ा मजेदार चीज है कि अगर क्या 2 लिखा हुआ है तो क्या इसको हम पद नहीं कहेंगे क्या? क्या हमारा यहाँ पर 3 लिखा है तो क्या हम 3 को पद नहीं कहेंगे क्या? या क्या हमारा यहाँ पर x केवल लिखा हुआ है, क्या ये हमारा पद नहीं कहलाएगा क्या? दोस्तों, बच्चों, ये भी हमारा पद कहलाएगा, ये भी पद कहलाएगा और ये भी पद कहलाएगा। तब तो आप कहेंगे कि सर आप तो अपनी ही बातों को मुँह कर रहे हैं। आप यहाँ कह रहे हैं कि एक चर और एक अचर का गुणनखंड होगा, गुणा करने के बाद जो आएगा वो पद कहलाएगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी पद है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी अगर चर मान लिखा हुआ है, कोई भी अगर पद में सिर्फ चर मान दिख रहा है तो उस चर मान को भी हम लोग एक पद मानेंगे, क्योंकि हमेशा वहां पर 1 की वैल्यू छिपा हुआ होता है, 1 वहां पे छिपा हुआ होता है। अब अगर हम इसको देखें तो 1x यानी कि हमारा यहाँ पर एक अचर मान आ गया और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, चर मान, और दोनों एक दूसरे से गुणा करके लगे हुए हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, पद हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो आप एक चीज पढ़े होंगे कि किसी भी चर मान या अचर मान का अगर घात 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी मान क्या होता है, 1 होता है। अगर हम सपोज कर ले कि जो 2 लिखा हुआ है इसको 2 मल्टीप्लाई 1 तो 1 भी तो लिख सकते हैं इसको, और 2 मल्टीप्लाई 1 को 2x के पावर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया जो कि एक अचर मान है, और x का पावर 0 ये क्या हो गया, एक चर का मान है, और दोनों एक दूसरे से क्या हो, मल्टीप्लाई हो गए। दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के कारण ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, ये एक पद बन गए। वही यहाँ पर अगर देखें 3 के साथ, तो 3 को हम लोग 3 को 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, और इस 3 मल्टीप्लाई 1 को 3x के पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा एक चर माना गया, सॉरी अचर माना गया, और यहाँ पर एक हमारा चर माना गया, दोनों एक दूसरे से गुणा कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या बन गया, ये पद बन गया। आया बच्चों समझ में? क्या बताया अभी हम लोग, हम समझे अभी पद किसे कहते हैं। पद के लिए एक बात याद रखना है कि यहाँ पर चर गुणे अचर होना चाहिए, चर गुणे अचर होना चाहिए। चर और अचर का गुणा होगा तो हमेशा एक पद बन जाएगा। आइए दोस्तों, आप समझते हैं अगला टर्म जो कि है व्यंजक। व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, ये पदों के समूह को कहा जाता है। व्यंजक किसे कहा जाता है? पदों के समूह को। पदों के समूह को क्या कहा जाता है? व्यंजक कहा जाता है। ये पदों का समूह कैसे बनेगा? ये पदों को समूह बनाते समय प्लस चिन्ह और ऋण चिन्ह यानी कि निगेटिव चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए पदों का समूह बनाया जाएगा। सपोज करिए मेरे पास एक पद है 5x², मेरे पास दूसरा एक पद है 3। अब इन दोनों पदों को हम क्या करना चाह रहे हैं? समूह करना चाह रहे हैं। समूह कैसे करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 5x² प्लस 3, या लिख सकते हैं 5x² माइनस 3। इन दोनों ही केसों में, इन दोनों ही प्रकार से हमारा 5x² प्लस 3 हो या 5x² माइनस 3 हो, ये दोनों के दोनों ही हमारा क्या कहलाएंगे? व्यंजक कहलाएंगे। क्यों व्यंजक कहलाएंगे? क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है? समूह बन गए, एक साथ आ गए। कैसे एक साथ आ गए? प्लस और माइनस के चिन्ह के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? इनको व्यंजक कहेंगे। इसी तरीके से आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 अगर समझते हैं हम लोग, मान लीजिए कि हमारे पास एक x के पावर 7 है 7, ये एक हमारा पद हो गया। सपोज करिए कि एक 3x के पावर 2 है, ये एक हमारे पास क्या हो गया? पद हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए एक 3 है, ये भी हमारा क्या हो गया? एक पद हो गया। अब अगर इन तीनों को देखें ध्यान से, अगर हम इनको मान लीजिए लिख लेते हैं x के पावर 7 प्लस 3x² माइनस 3, ऐसे अगर समूह कर दे, या फिर हम इसको समूह कर दे x के पावर 7 माइनस 3x² प्लस 3, इस तरीके से समूह कर दे, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक व्यंजक बन गया। क्यों व्यंजक बन गया? क्योंकि यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि हम x के पावर 7, 3x के पावर 2 और 3 को एक साथ समूह करके लिख दिए हैं। और जब हम पदों को एक साथ समूह करके लिखेंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? इनको बोलेंगे कि ये क्या है हमारा? ये हमारा एक व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया? व्यंजक बन गया। और अगर इन्हीं व्यंजक का एक साथ देख लें, व्यंजक से ही क्या बनता है? हमारा समीकरण बनता है। व्यंजक से ही क्या बनता है? हमारा समीकरण बनता है।
कैसे समीकरण बनता है? अगर इसी व्यंजक को उठा, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दे x के पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ये मेरा क्या है? मेरा एक व्यंजक है। और अगर इस व्यंजक को बराबर करके, इस बराबर का चिन्ह लगा के इस साइड, आइए दोस्तों अब क्या समझ रहे थे हम लोग? समीकरण समझ रहे थे। जैसे मान लीजिए व्यंजक समझते क्या चीज कि x के पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, अगर हम इसके बराबर में 0 लगा दें, या मान लीजिए कि ये हमारा जैसे बराबर लगा के लिख दिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बायां पक्ष कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा? दायां पक्ष कहलाएगा। अगर किसी व्यंजक को हम लोग बराबर का चिन्ह लगा के बायां पक्ष और दायां पक्ष में बांट देते हैं, तो इसको हम लोग एक शब्द देते हैं जिसको कहते हैं समीकरण। ये क्या बन गया हमारा? ये समीकरण बन गया। ठीक है, इस समीकरण का मतलब ये हुआ कि इधर जो बायां पक्ष में हमारा व्यंजक लिखा है, इसको अगर कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लें तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व करके हमारा 0 के बराबर ही होगा। ये हमारा क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो ये हमारा। आइए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक हम लोग समझा चर मान किसे कहते हैं, अचर मान किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, और समीकरण किसे कहते हैं। इतना चीजों को समझने के बाद अब हम इस योग्य हो चुके हैं कि हम अब लोग बहुपद के ऊपर चलें और बहुपद को समझें कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद बहुत ही आसान हो गया हमको समझना। बहुपद किसी और को नहीं बल्कि व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। अब सोचने वाली बात है, सर व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं कैसे? सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात इसके अंदर आएगा और व्यंजक ही हमारा बहुपद बन जाएगा। सर वो क्या चीज है जो व्यंजक के साथ लग जाएगा तो बहुपद बन जाएगा? कुछ और नहीं, व्यंजक के साथ हमें सिर्फ लगा देना है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण समझते हैं इस बातों को। मान लीजिए कि हम एक व्यंजक लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, एक व्यंजक लिख दिए। अब इस व्यंजक का अगर हम लोग खोपड़िया को ध्यान से देखें, खोपड़ी में क्या हमें किसका ध्यान रखना है? हमें इस व्यंजक के अंदर आए हुए चर मान का खोपड़ी को देखना है। चर मान कौन कौन सा है? इसमें चर मान आया, एक तो हमारा x स्क्वायर आया है, एक यहाँ पर x आया है, यही तो हमारा चर मान आया हुआ है, हमें दिख रहा है। अब इन दोनों चर मान का अगर खोपड़ी यानी कि घात को देखें तो यहाँ पे हमें घात क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे घात दिख रहा है 2, और हमें यहाँ पे घात कुछ नहीं दिख रहा है। जब हमें किसी चरमान के ऊपर घात कुछ नहीं दिखता है तो वहां पर घात 1 माना जाता है, 1 माना जाता है। ठीक है, और अगर ध्यान से इन दोनों को देखा जाए, ये क्या दिख रहे हैं हमें? ये हमें दिख रहा है कि ये एक पूर्ण संख्या है। क्या दिख रहे हैं ये हमें सीधा सीधा एक पूर्ण संख्या दिख रहे हैं। अगर किसी व्यंजक का घात, चर मान का घात अगर एक पूर्ण संख्या दिखेगा तो उस व्यंजक को हम लोग बहुपद का नाम देंगे। सिंपल सा, समझ में आया? क्या हम लोग बोला? हमने ये बोला कि अगर कोई व्यंजक लिखा हुआ है, अगर उस व्यंजक के अंदर आए हुए जो चर मान है, उस चर मान का जो घात है, घात अगर पूर्ण संख्या है, क्या है? घात अगर पूर्ण संख्या है तो हम उस व्यंजक को एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? उस व्यंजक को नाम देंगे कि क्या है? वो बहुपद है। समझ में? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम से देखें, अगर हम कह दें 2x के पावर 5 माइनस 2x, क्या एक बहुपद है? सिंपल सा सीधा हम क्या करेंगे? सीधा हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर चर मान कौन कौन से हैं। इसके अंदर चर मान हमें दिख रहा है x के पावर 5 और एक चर मान दिख रहा है x। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो घात है, इसका जो घातांक है वो 5 है, और इस यहाँ पर हमें कोई घात नहीं दिख रहा है, तो कोई नहीं दिख रहा है तो 1 है। क्या ये 5 और क्या ये 1 पूर्ण संख्या है? क्या ये 5 और ये 1 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल, हमारा 5 और 1 पूर्ण संख्या है। अगर ये 5 और 1 पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो लिखा हुआ व्यंजक है, ये व्यंजक क्या है? हमारा बहुपद है। ठीक है, ये हमारा 5। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग बहुपद को समझते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक व्यंजक है 2x के पावर माइनस 2 प्लस 5। क्या हमारा ये लिखा हुआ जो व्यंजक है, क्या ये व्यंजक बहुपद है? फिर से, जब भी वर्ड बहुपद सुनेंगे, जब भी ये शब्द सुनेंगे बहुपद, हमारे दिमाग में एक बात घूमना चाहिए कि हमें चर मान को देखना है,
अचर मान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चर मान में भी क्या देखना है, चर मान का हमें खोपड़िया देखना है कि खोपड़िया पर क्या दिया हुआ है। यहां पे अगर चर मान अगर हम देखें तो चर मान हमारा सिर्फ एक दिख रहा है x, और इस x का ऊपर क्या दिख रहा है -2। अब खुद से सोचिए क्या -2 क्या एक पूर्ण संख्या है? क्या ये -2 हमारा एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल -2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। जब हमारा -2 ये पूर्ण संख्या नहीं है तो कैसे हमारा x - 2 + 5 बहुपद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसी तरीके से क्या हम अगर लिखते हैं 2 रूट में x - 5, 2 रूट में x - 5, क्या हमारा ये व्यंजक बहुपद है? अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर आया हुआ हमारा चरमान क्या है, रूट के अंदर है, x है, और रूट x का मतलब होता है x के पावर -1 सॉरी रूट का पावर क्या होता है, रूट का मान होता है 1/2। अब आप खुद बताइए कि क्या ये 1/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है तो हम इसको, इस व्यंजक को भी बहुपद नहीं कहेंगे। ये भी व्यंजक हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए एक बात हमेशा याद रखना है कि बहुपद को अगर हमें देखना है तो बहुपद को देखते समय में सिर्फ एक शब्द देखना है कि हमारा उसके अंदर आया हुआ चरमान कौन कौन से हैं और उस चरमान का घात क्या है। सबसे पहले तो हमें उस पर चर देखना है, चर मान क्या है, और चर मान को देखने के बाद हमें उसके अंदर देखना है कि उस चर मान का घातांक क्या है। क्या उस चरघात का घातांक जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं? अगर वो पूर्ण संख्या है तो बिल्कुल कहेंगे कि वो व्यंजक हमारा एक बहुपद है। और अगर उसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, अगर हमारा चरमान किसी रूट के अंदर है, अगर हमारे चर घात का चर जो आया हुआ चर मान है, अगर उसका घात कोई भिन्न संख्या है तो उसको बिल्कुल हम लोग व्यंजक, उस व्यंजक को बिल्कुल हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, हम उसको बहुपद नहीं मानेंगे। बहुपद के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो हमारा व्यंजक का जो चर मान है, चर मान का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो, अभी तक जितना हम लोगों ने चर मान समझा, अचर मान समझा, पद समझा, व्यंजक समझा, समीकरण समझा और बहुपद को समझे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम इसके अगले भाग को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लिए, अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को भी आपको आसानी से मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।